नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया है। तो ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने यह फोन किया है। पश्चिम एशिया के हालातों पर दोनों विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा हुई है। तो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बार अरागची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर ये जानकारी दी है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ईरान अपने मित्र देशों के साथ कूटनीतिक संपर्क बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से तेहरान के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी जारी है। ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद ये छठी बार है जब जयशंकर और अरागची के बीच बातचीत हुई है। इससे पहले 21 मार्च को भी दोनों नेताओं के बीच संवाद हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स हैंडल पर लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का मुझे फ़ोन आया। उनके साथ पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। जयशंकर ने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायान से भी चर्चा हुई। उन्होंने दोनों नेताओं के साथ क्षेत्रीय हालातों पर विचार विमर्श किया। चलिए आगे बढ़ते, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। IRGC का अल्टीमेटम, होर्मुज स्ट्रेट अब कभी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेंगे। तो अमेरिका और इजराइल को नई व्यवस्था की चेतावनी यहां पर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आएगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। बयान में कहा गया है कि ईरान खाड़ी क्षेत्र में एक नई व्यवस्था के लिए ऑपरेशनल तैयारियों के अंतिम चरण में है, जिसे अधिकारी इसी नाम से संबोधित कर रहे हैं। IRGC की यह टिप्पणी उस वक्त सामने आई है जब ईरान संसद एक नए मसौदे पर काम कर रही है, जिसके तहत होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूलने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा इस रूट पर अमेरिका और इजराइल के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। ईरान जो मसौदा तैयार कर रहा है उसके तहत जिन देशों ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं उन देशों के लिए होर्मुज से गुजरने पर पहुँच सीमित की जाएगी। तो ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि इस प्रस्ताव में ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान की जाने वाली पैसेज फीस, अमेरिका और इजराइल के लिए ट्रांजिट पर प्रतिबंध और ईरान के खिलाफ एक तरफा प्रतिबंधों में शामिल देशों पर पाबंदियां शामिल हैं। होर्मुज स्ट्रेट अब कभी अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा, यह अल्टीमेटम दिया गया है। अमेरिका और इजराइल को नई व्यवस्था की चेतावनी दी गई है। तो IRGC ने यह अल्टीमेटम अमेरिका को दिया है। बता दें कि उनका साफ तौर पर कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट अब कभी भी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा, खासकर अमेरिका के लिए। वहीं ईरान ने ग्लोबल सप्लाई ठप करने की धमकी दी है। दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बनाया जाएगा। हमले बढ़े तो सप्लाई चेन को ठप कर देगा ईरान। तो ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले बढ़े तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वो होर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा है कि किसी भी बड़ी कार्रवाई का जवाब सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर असर डालकर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही नहीं बल्कि बाब अल मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्ते भी खतरे में आ सकते हैं। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम दिया है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो ईरान ने ग्लोबल सप्लाई को ठप करने का अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहते हैं तो वो दूसरी समुद्री रास्तों को भी निशाना बना सकता है। हमले बढ़े तो सप्लाई चेन को ठप करने की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि ग्लोबल सप्लाई को वो ठप कर देगा। उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवास में ट्रंप भी मौजूद थे और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तो मिडिल ईस्ट जंग के बीच अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के बेहद करीब गोलीबारी की गई है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने जानकारी दी है कि व्हाइट हाउस के ठीक सामने स्थित लफायेट पार्क के पास आधी रात को गोलीबारी हुई। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। व्हाइट हाउस को पास गोलीबारी की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे पार्क और उसके आसपास के इलाकों की तलाशी ली। हालांकि इस फायरिंग में ना तो कोई संदिग्ध पाया गया और ना ही किसी के घायल होने की खबर है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां घटना की जांच कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपना वीकेंड बिता रहे थे
सीक्रेट सर्विसेज ने बताया कि व्हाइट हाउस का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी कड़ा कर दिया गया है। लफायट पार्क व्हाइट हाउस के ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ स्थित है। पिछले कई हफ्तों से यहाँ मरम्मत और रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसकी वजह से ये फेंसिंग से ढका हुआ था। इसके बावजूद सुरक्षा क्षेत्र के इतने करीब गोलीबारी का मामला सामने आया है। इस घटना पर व्हाइट हाउस की ओर से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी गई समय सीमा खत्म होने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। राजधानी तेहरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक शहर की एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। ईरानी मीडिया ने यह जानकारी दी। तेहरान में शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने इन हमलों और वहां इमारतों को हुए नुकसान की जानकारी दी। साथ ही परिसर के पास स्थित प्राकृतिक गैस वितरण केंद्र पर भी असर पड़ने की बात कही। इस यूनिवर्सिटी पर वर्षों से कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, क्योंकि इसका सैन्य कार्यों, खासकर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंध रहा है। यह मिसाइल कार्यक्रम अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड के नियंत्रण में है। रेवोल्यूशनरी गार्ड और अन्य सुरक्षा बल अपने ठिकानों पर लगातार हमलों के कारण वैकल्पिक स्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तेहरान के साउथ ईस्ट में बड़ा धमाका हुआ है। रिहायशी इलाकों में 13 लोगों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो शरीफ यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। तेहरान के साउथ ईस्ट में यह बड़ा हमला हुआ है। तो रिहायशी इलाके में 13 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो अगर आप आज जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। भारी भूस्खलन की वजह से इस रास्ते पर ट्रैफिक पूरी तरह से थम गया है। करोल ब्रिज और चंद्रकोट के बीच पहाड़ों से भारी पत्थर गिरने और मिट्टी खिसकने की खबरें हैं। इस वजह से सड़क के दोनों तरफ का रास्ता ब्लॉक हो गया है। फिलहाल जम्मू से श्रीनगर जाने वाली और श्रीनगर से जम्मू आने वाली दोनों तरफ की गाड़ियां जहां की तहां रुकी हुई हैं। प्रशासन ने सलाह दी है कि सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी गलत जानकारी पर भरोसा न करें। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करोल ब्रिज और चंद्रकोट के बीच हुए भीषण भूस्खलन के कारण लगातार पत्थर खिसक रहे थे, जिससे दोनों लेन अवरुद्ध हो गई। दोनों ओर यातायात रोक दिया गया। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह भूस्खलन हुआ है। पहाड़ टूटने से भारी तबाही सामने आई है और NH 44 पूरी तरह से बंद हो गया है। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अगर आज आप सफ़र करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये खबर आपके लिए है। भूस्खलन की वजह से NH 44 पूरी तरह से बंद है, रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर आवाजाही में करना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद सांसद राघव चड्ढा और पार्टी नेतृत्व के बीच की तकरार अब सार्वजनिक युद्ध में बदल गई है। सोशल मीडिया पर दोनों ओर से तीखे वार किए जा रहे हैं। इसी बीच राघव चड्ढा ने एक और वीडियो जारी करते हुए संदेश दिया है कि ये तो बस छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। राघव चड्ढा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए पार्टी के अंदर उठ रहे आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि आप में उनके कुछ साथियों को ये कहने के लिए मजबूर किया गया है कि वो संसद में पंजाब के मुद्दे उठाने में असफल रहे हैं। इसके साथ ही चड्ढा ने इशारों में कहा कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, असली तस्वीर अभी बाकी है, जिससे उनके बयान को लेकर सियासी हलचल तेज़ हो गई है। तो राघव चड्ढा ने एक नया वीडियो भी जारी किया है अपने एक्स हैंडल पर। उन्होंने ये पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का कदम उनके खिलाफ उठाया है, ये तो अभी एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है। उन्होंने कहा कि कई सांसदों को मजबूर किया गया कि वो उनके खिलाफ बयानबाजी करें या उनके खिलाफ किसी तरह का बयान दें। तो आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए राघव चड्ढा नज़र आए हैं। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले पार्टी ने राघव चड्ढा के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें डिप्टी लीडर पद से हटा दिया था। साथ ही साथ संसद में एक पत्र के माध्यम से राघव चड्ढा को मिलने वाले समय को भी हटाने की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, जिसके बाद से राघव चड्ढा का एक के बाद एक ये दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में खुद अपनी दलील रख सकते हैं। ये मामला CBI की उस याचिका से जुड़ा हुआ है जिसमें ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को राहत देने के आदेश को चुनौती दी गई है। रविवार को केजरीवाल और अन्य 22 पूर्व आरोपियों ने इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को मामले से अलग करने की मांग की थी।
आरोपियों ने मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र करने की अपील की थी। हालांकि इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि रिक्यूजल का निर्णय संबंधित जज ही लेता है। रिक्यूजल का मतलब होता है कोई जज संभावित हितों के टकराव, पक्षपात या निष्पक्षता पर सवाल उठाने की स्थिति में खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर ले। तो जस्टिस स्वर्ण कांता को केस से हटाने को लेकर ये बात रखी गई थी। शराब नीति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। केजरीवाल हाईकोर्ट में आज खुद अपना पक्ष रखने वाले हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता को केस से अलग करने की मांग भी आरोपियों की तरफ से की गई है। तो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद आरोपियों की तरफ से जस्टिस स्वर्ण कांता को इस केस से अलग करने की मांग भी उठाई गई। हालांकि इस मांग को खारिज कर दिया गया है, लेकिन आरोपियों की तरफ से केस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए। वहीं बिहार के नालंदा में एनआईए की छापेमारी चल रही है। बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लहेरी मोहल्ला में एक बंदूक की दुकान और ज्वेलरी दुकान समेत 10 जगहों पर एनआईए और एटीएस की संयुक्त छापेमारी हो रही है। जानकारी के अनुसार ये छापेमारी हथियार तस्करी गिरोह के नेटवर्क को खंगालने के लिए की जा रही है। जिले के पीके गन हाउस समेत कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। दुकान के अंदर रखे गए हथियारों के नंबर और स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। सुबह सुबह हुई इस बड़ी कार्रवाई से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। जांच टीम लहेरी थाना क्षेत्र में राम प्रवेश कुमार के पीके गन हाउस, चिकसौरा थाने के मिर्जापुर गांव और हिलसा थाने के राममूर्ति नगर में एक साथ छापेमारी कर रही है। इस ऑपरेशन में लगभग 100 पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से स्थानीय थाने को इस छापेमारी की पूर्व जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं इंडन गार्डन्स स्टेडियम में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच अनूठी लड़ाई देखने को मिलेगी। पंजाब जहां जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगा, वहीं कोलकाता लगातार तीसरी हार टाल जीत का स्वाद चखना चाहेगा। पंजाब ने सत्र के पहले दोनों मैच जीते हैं, तो कोलकाता को दोनों में हार का मुंह देखना पड़ा है। फिलहाल सिर्फ आंकड़े ही कोलकाता के पक्ष में हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक 35 मैच हुए हैं, जिनमें कोलकाता ने 21 और पंजाब ने 13 जीते हैं। एक मैच बेनतीजा रहा है। टूर्नामेंट अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए कोलकाता के पास बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का मौका है, विशेषकर तेज गेंदबाजों को। बैलेंसिंग मुजरबानी के अलावा कोई गेंदबाज नहीं चला है। वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी बेअसर रहे हैं। ऐसे में उमरान मलिक, सौरव दुबे और नवदीप सैनी जैसे विकल्पों को आजमाया जा सकता है। अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन व वरुण चक्रवर्ती भी विफल रहे हैं। तो आईपीएल में आज केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स 11 के बीच में ये रोमांचक मुकाबला होगा। फिलहाल बात की जाए तो पंजाब ने अपने दोनों ही मैचों को जीता है, वहीं कोलकाता को अपने इससे पहले के 2 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है। तो आज पंजाब अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ केकेआर जीत का स्वाद चखने के इरादे से आज मैदान में होगी। तो दोनों के बीच ये रोमांचक मुकाबला होगा। और बता दें कि पंजाब ने चेन्नई और गुजरात को पहले ही हरा दिया है, वहीं कोलकाता दोनों शुरुआती मैच अब तक हारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।